हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916। और ये एक्ट जो है इसका सबसे पहले हम लोग प्रियम्बल देख लेते हैं। प्रियम्बल मतलब एक्चुअली इसका ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का, तो वो हम लोगों को समझ में आना चाहिए किस लिए बनाई गई 1916। अगर जो आप थोड़ा सा टाइम देखेंगे तो ये क्या आपके इंडिपेंडेंस से बहुत पहले बनाई गई थी। तो इस तरीके की कॉन्सेप्ट जो थी ये ऑलरेडी ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल के दिमाग में थी कि जो थोड़े से अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज होनी चाहिए, और वहाँ ये जो उसका मैनेजमेंट है वो म्यूनिसिपैलिटीज के हाथ में होना चाहिए अर्बन एरियाज में। तो जो 1916 में एक्ट बनी उसका प्रियम्बल था कंसोलिडेट करना, यानी कहने का मतलब अलग अलग कानून जो म्यूनिसिपैलिटीज के थे उनको एक समाहित करना, एक तरीके से सबको एक साथ जोड़ना। अब अलग अलग कानून ना रह जाए, बस एक कानून हो जाए। कंसोलिडेट करना और अमेंड करना। अमेंड कहने का मतलब कुछ और चीजें हैं जो दूसरी एक्ट्स में हैं लेकिन वो रिकंसाइल नहीं हो रही हैं, तो उसको रिकंसाइल करने एक करके ये एक एक्ट बना देना, और इसी वजह से क्या अमेंडमेंट करना। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए एक तरीके से लॉ बनाया गया, ये म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट आई और वो उत्तर प्रदेश में के लिए आई। ठीक है। अब इसी को हम आगे पढ़ लेते हैं कि जो है ये प्रिलिमिनरी जो चैप्टर 1 है इसमें, वो प्रिलिमिनरी जो है उसकी हेडिंग है। प्रिलिमिनरी का मतलब ये है कि शुरू की जो इनिशियल चीजें हैं वो बताता है ये। तो सबसे पहले इस एक्ट का क्या नाम है, वो एक्ट म्यूनिसिपैलिटी एक्ट कहलाएगी, उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916। ये क्या पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में अप्लाई होगी और ये कब फोर्स में आएगी, ये इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये 1 जुलाई 1916 में आएगी, आई है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कब ये फोर्स में आई थी। तो इसी के साथ यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि क्या जो आपकी वो जो एक्ट थी पंचायत राज एक्ट, तो वो कब आई थी, वो उसकी कौन कौन सी डेट्स थी वो हमको पता रहनी चाहिए। तो उसमें 2 डेट्स थी जो हमको याद आती हैं। सबसे पहली जो डेट थी वो आपकी दिसंबर की थी, कि जिस दिन उसमें असेंट मिली थी जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया था। तो वो कौन सी दिसंबर थी, 7 दिसंबर 1947। इसी के तरीके से दूसरी डेट थी जब वो पब्लिश हुई थी, तो वो कौन सी डेट थी जब पंचायती राज जो पंचायत राज एक्ट यूपी की हुई थी, वो जो पब्लिश हुई थी 27 दिसंबर 1947 को हुई थी। तो कंपेरेटिवली मैंने आपको रिवाइज करा दिया म्यूनिसिपैलिटी कब आई थी और ये कब आए थे। इसी के साथ डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ, कि जो हर चीज की डेफिनेशन है वो यहाँ दे रखी है। बैकवर्ड क्लासेस की थोड़ा सा रिलेट करूँ तो ये पंचायत एक्ट में भी दे रखी थी, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो कौन सी कहलाई जाएंगी। जो एक एक्ट है उत्तर प्रदेश सर्विसेज, जो सर्विसेज की एक एक्ट है 1994 की, उसके शेड्यूल 1 में जो भी सिटीजन दे रखे हैं वो बैकवर्ड क्लासेस कहलाएंगे। ठीक है। तो बैकवर्ड क्लासेस को अगर आपको पता करना है तो आप शेड्यूल 1 को देखेंगे उत्तर प्रदेश सर्विसेज एक्ट 1994 का। ठीक है। तो सिमिलर डेफिनेशन आपको वहाँ पंचायती राज जो पंचायत राज एक्ट है उसमें भी दे रखी है। इसी के बाद बिल्डिंग देख लेते हैं। ये बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक डेफिनेशन है। क्यों है इसको समझ जाइए। देखिए गांव में तो बिल्डिंग्स नहीं होती, वहाँ आपके जो होते हैं घर होते हैं, लेकिन इतने जो अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं, इतनी स्ट्रक्चर्ड और वेल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कई बहुमंजिला होती हैं, तो बिल्डिंग्स नहीं होती। तो इसलिए स्पेसिफिकली ये यहाँ पे बिल्डिंग जो है ये वर्ड यहाँ दे रखा है। तो बिल्डिंग क्या होती हैं आप इनको समझ जाइए। जो देखिए आमतौर पे अगर मैं बहुत सरल सी भाषा में बात करता हूँ, जैसे इसमें भी दे रखा है एक हाउस, घर, जो क्या है आपका, जिसमें जो आपके आउट हाउस है वो भी है, और शेड है, शेड से बना हुआ है, स्टेबल भी है, हट भी है, एक छोटी सी हट भी हो जाएगी, या अदर एनक्लोजर एंड स्ट्रक्चर्स वेदर ऑफ मेसनरी ब्रिक वुड मड और मेटल और अन्य अदर मटेरियल। तो मटेरियल के बेसिस पे ये सारी चीजें दे रखी है, किस मटेरियल से बनी है,
आउट हाउस है, स्टेबल है, शेड क्या है आपकी टीन से बनती हैं, जो शेड्स होती हैं हट किससे बनती है, कई कई बार बैम्बू से बनती है। तो मटेरियल के बेस पे यह पहली कैटेगरी ऑफ डिस्टिंक्शन इन्होंने दे रखी है। उसी के बाद दूसरी कैटेगरी ऑफ डिस्टिंक्शन बिल्डिंग जो बता रखी है वो यूज के बेसिस पे दे रखी है कि चाहे तो वो ह्यूमन ड्वेलिंग आदमी के रहने के लिए हो या अदरवाइज, ठीक है, हो सकता है वो क्या जानवरों के रहने के लिए भी बनाएंगे, तो उसको भी क्या है आप एक बिल्डिंग ही मानेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी जो समझा रखा है, जिन बेसिस पे समझा रखा है, इनके बाद ये कह रखा है कि क्या क्या बिल्डिंग में इंक्लूड होगा। तो बिल्डिंग ऑफ कोर्स अगर एक हाउस बना हुआ है उसमें वरांडा है वो भी बिल्डिंग कहलाएगा, प्लेटफॉर्म है वो भी बिल्डिंग कहलाएगा, प्लेन स्टेयरकेस, डोर स्टेप ये भी है, वो भी क्या सारे के सारे बिल्डिंग का ही हिस्सा है और बिल्डिंग ही कहलाएंगे वो, ठीक है। इसी के बाद क्या है कंपाउंड वॉल, जो कंपाउंड वॉल है वो भी आपकी जो है बिल्डिंग ही कहलाएगी। लेकिन क्या कंपाउंड वॉल होनी चाहिए ना कि बाउंड्री वॉल, ठीक है। अदर देन जो है ये नहीं होनी चाहिए बाउंड्री वॉल ऑफ गार्डन, तो ये बिल्डिंग नहीं कहलाएगी। तो आपका ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपाउंड वॉल तो आप बिल्डिंग मानी जाएगी, लेकिन बाउंड्री वॉल ऑफ अ गार्डन और एग्रीकल्चर लैंड नॉट अपरेंट टू द हाउस, ठीक है, हाउस से जुड़ी हुई नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं कहलाएगी। इसी के बाद और क्या चीज नहीं कहलाएगी, टेंट जो है, टेंट वगैरह, कहने का मतलब अभी आप देखेंगे ये सारी क्या है टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, टेम्परेरी है ये चीज, टेंट नहीं बिल्डिंग कहलाएगा। ऐसे पोर्टेबल टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स नहीं कहलाएंगे, यानी कहने का मतलब जो टेम्परेरी सी चीजें जो कंक्रीट से नहीं बनाई गई हैं, ऐसी टेम्परेरी रहने के लिए बना ली गई, वो बिल्डिंग्स नहीं कहलाएंगी। इसका इम्पोर्टेंस भी समझ लेते हैं कि बिल्डिंग्स मैंने अभी बताया शहरों में ही होती हैं, तो इसको इसमें लिखना जरूरी था। बिल्डिंग्स को यहाँ क्यों लिखा हुआ है, देखिए ये इसलिए लिखा हुआ है कि आप जब देखेंगे तो टैक्स वैक्स जो लगेंगे वो इन्हीं बिल्डिंग्स के बेसिस पे लगाए जाएंगे म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, तो इस वजह से बिल्डिंग का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। और भी पर्पस के लिए जो है यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं, जो भी मेंटेनेंस वगैरह होगा उसके लिए भी बिल्डिंग्स जो है एक यूनिट होंगी, तो उस लिए बिल्डिंग यहाँ पे यूज कर रखा है। तो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। बाय लॉज समझ लेते हैं, बाय लॉज क्या होते हैं, मैंने आपको याद हो आपको बताए थे कहाँ कि बाय लॉज कौन बनाता है, पंचायत एक्ट में। तो यहाँ दोबारा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वहां पंचायत में बायलॉज जो बना रहा था वो जिला परिषद बना रही थी, उसके साथ ही इंटरचेंजेबल वर्ड यूज किया था, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी बना रही थी। और उसी के बाद मैंने यहाँ आपको जो एक और बताया था कि ग्राम पंचायत बायलॉज बना रही थी। तो ये तीन तरीके के लोग क्या है आपके बायलॉज बना रहे थे। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है, कौन बना रहा है इसको हम देखेंगे बाद में, कहीं डिटेल में सेक्शन में दिया गया होगा तो वो देखेंगे कौन बना रहा है। तो सिंपली यहाँ बायलॉ ये बता रखा है कि जो बायलॉ पावर में जो एक पावर दी गई है उसके तहत बनाया गया हो उसी को बायलॉ माना जाएगा, ठीक है, सरल सी बात है, समझ गए। कंपाउंड क्या है, अब कंपाउंड ऊपर जैसे बिल्डिंग में आई थी वर्ड कंपाउंड, उसका मतलब भी समझने आना चाहिए क्या होता है। कंपाउंड को क्या बिल्डिंग माना गया था, लेकिन बाउंड्री वॉल को बिल्डिंग नहीं माना गया था। तो यहाँ कंपाउंड क्या हुआ, कंपाउंड हुआ वेदर एनक्लोज और नॉट, ठीक है, जो बिल्डिंग से वो एनक्लोज हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बिल्डिंग से जो है वो जुड़ा हुआ है और कॉमन एपरेटस ऑफ सेवरल बिल्डिंग्स। तो कहने का मतलब क्या है, ये हो सकता है कई सारी बिल्डिंग्स का एक कॉमन एक छोटा सा एरिया बना रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये क्लोज हो ना हो, तीन तरफ से दीवार हो, एक तरफ से खुला हुआ हो, बहुत सारी बिल्डिंग्स इसको यूज कर रही हूँ, ऐसा दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। लेकिन ये क्या दोनों ही चीजें क्या होंगी, घर का हिस्सा ही मानी जाएंगी, कहने का मतलब बिल्डिंग का हिस्सा ही मानी जाएंगी और ये बिल्डिंग ही कहलाएंगी, ठीक है। तो हमेशा कंपाउंड बिल्डिंग के अंदर ही होगा। तो ये भी एक डेफिनेशन है। इसी के बाद देख लेते हैं डायरेक्टर का मतलब क्या है। डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज जो अपॉइंट किया जाता है 31B में। अब लोकल बॉडीज में डायरेक्टर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, कुछ अपॉइंटेड पर्सन्स होते हैं जो इनका एग्जीक्यूटिव काम भी देखते हैं लोकल बॉडीज का। तो देखेंगे आगे कहीं डायरेक्टर मिलेगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अब आप अगर म्युनिसिपैलिटी को देखें तो म्युनिसिपैलिटी के हेड्स
नहीं होते हैं। इनको डायरेक्टर को आप हेड्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हेड कौन होता है म्युनिसिपैलिटी का? म्युनिसिपैलिटी का हेड एक डिफरेंट पर्सन होता है, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और वो क्या है, उसको हम लोग कई बार जो है चेयरमैन के नाम से भी जानते हैं। तो वो आगे देखेंगे कैसे कैसे ये डिफरेंशिएशन निकल के आता है। इसी के बाद जो सेक्शन 5AA है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। एक्चुअली सीधे सीधे नहीं बता रखा है, इसको सिर्फ एक ये दे रखा है कि आर्टिकल 243Z(D) में होना चाहिए ये, उसी को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आपको अभी यहाँ से डेफिनेशन ये समझ में आना चाहिए एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है। ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होता है? अगर आपने पंचायत रिकॉल कर सके तो मैंने बताया था पंचायत का एक फंक्शन होता है कि उसको एक ड्राफ्ट प्लान प्रिपेयर करके किसको देना होता है? जिला परिषद को देना होता है। तो जिला पंचायत को देना होता है, तो वहाँ जो जिला पंचायत होती है उसको वो देता है। ये क्या होता है, इसी के साथ साथ कुछ प्लान्स ऐसे ही तैयार करे जाते हैं आपकी ब्लॉक क्षेत्र और आपकी जिला पंचायत द्वारा भी। तो ये सारे प्लान्स, तीनों के प्लान्स जो भी 3 टायर सिस्टम है, ये तीनों अपने अपने प्लान जैसे भी हैं देते हैं कि साहब हमारे यहाँ सड़क बननी चाहिए, हमारा ब्रिज बनना चाहिए, हमारे यहाँ स्ट्रीट्स बननी चाहिए। इस तरीके के प्लान बनाकर किसको वो जो है देते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को देते हैं। अब ये क्या होती है, तीनों के प्लान्स को कंसोलिडेट करती है, एक प्लान पूरा का पूरा कंक्रीट तैयार करती है कि हाँ एक्चुअली इन सब की ये बात मान गई और ये एक फाइनल प्लान मैंने तैयार किया। और अभी देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इसका कितना बड़ा रोल है। ये मास्टर प्लान भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसका रोल मास्टर प्लान तैयार करने में भी होगा। मास्टर प्लान क्या होता है समझ लीजिए। मास्टर प्लान ये होता है कि आने वाले टाइम में जो डेवलपमेंट, जो पूरा का कंसोलिडेट डेवलपमेंट, सबके जो डेवलपमेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी उनको कंसोलिडेट करके जो भी उस पूरे एरिया का, यानी पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट का आप एक प्लान है मास्टर, उसको मास्टर प्लान कहते हैं। और उसी के हिसाब से क्या है, आपके जो लैंड्स होते हैं उनका यूज बांटा जाता है कि ये लैंड हॉस्पिटल के लिए, ये स्कूल के लिए, ये आपका जो है दफ्तरों के लिए। कहने का मतलब इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके ये सब चीजें एरिया को डिवाइड किया जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, ड्रेन क्या होती है। ड्रेन देखिए सारी चीजें होती हैं जो इंक्लूड करती है सीवर, पाइप, डिच, चैनल, ये सारी आपकी जो भी कहने का मतलब छोटी छोटी जिसमें गंदगी बहती है, पानी का जो एक चैनल होता है जिसमें गंदगी होती है। देखिए यहाँ फर्क होता है ड्रेन में और इरिगेशन, जो इरिगेशन छोटी छोटी नाली होती है उनमें फर्क होता है। ड्रेन का मतलब जहाँ गंदगी जाती है, ठीक है। और ये जो इरिगेशन का पानी होता है ये आपका बोथ डोमेस्टिक और आपके ड्रिंकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो ये ड्रेन नहीं होती है। तो इस वजह से ये ध्यान रखिएगा। पॉल्यूटेड वाटर, देखिए मेन क्या है, इसको किस तरीके से डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। ये सारे क्या है, पॉल्यूटेड वाटर के तरीके हैं कि ऐसे ऐसे डिच पॉल्यूटेड होता है, पाइप पॉल्यूटेड, सीवर पॉल्यूटेड होता है, चैनल और एनी अदर डिवाइस फॉर कैरिंग सैलेज, सीवेज या पॉल्यूटेड वाटर, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो पॉल्यूटेड होगा। इसी तरीके से रेन वाटर, सबसॉइल वाटर, ये भी क्या होते हैं, पीने वीने के लायक नहीं होते हैं, तो इनको भी क्या है आप ड्रेन की ही कैटेगरी में रखते हैं, ना इरिगेशन के लिए होते हैं ना ये ड्रिंकिंग वाटर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये डिफरेंस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसी के बाद फाइनेंस कमीशन देख लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन यहाँ पे सिंपल 243I में बता रखा है। तो ये जो है आपका फाइनेंस कमीशन है। देखिए ये जो फाइनेंस कमीशन है, ये फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के फाइनेंस कमीशन से डिफरेंट है। वो फाइनेंस कमीशन जो था वो सेंटर का फाइनेंस कमीशन था, जो फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं रिकमेंड करता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेंटर और स्टेट्स के बीच में। जो भी रेवेन्यू टैक्स वगैरह से आई है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी सेंटर और स्टेट में, तो वो आर्टिकल 280 बताता है। लेकिन जो आर्टिकल 243I है वो जो है बताता है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट और पंचायत के बीच में जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसमें जो रिकमेंडेशन देती है बॉडी, उसको फाइनेंस कमीशन, यहाँ ये जो बता रखा है ये वो वाला फाइनेंस कमीशन है। तो एक तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन है ये। तो दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के बाद इनहेबिटेंट्स देख लेते हैं। इनहेबिटेंट्स कहने का मतलब क्या है, जो वहां के आपके रहने वाले आदमी होंगे। देखिए एक म्युनिसिपैलिटी है, उस
एरिया के तहत जो लोग रहने वाले हैं उन्हीं को या तो उनको रहने के बेसिस पे जो है कहा जाएगा इनहेबिटेंट्स, या बिजनेस कर रहे हैं तो तब भी इनहेबिटेंट्स कहलाएंगे, या उनके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसके वो ओनर है या कोई ऑक्यूपाई कर रखी है, उनके पास पोजीशन है उस प्रॉपर्टी का, तो भी वो इनहेबिटेंट्स कहलाएंगे। तो कहने का मतलब ये तीन चार तरीके से इनहेबिटेंट्स की पहचान होती है। लॉजिंग हाउस का समझ लेते हैं। लॉजिंग हाउस क्या होता है? जो पिलग्रिम्स और ट्रेवलर्स, कहने का मतलब जो बाहर से आते हैं लोग या कोई ट्रेवलर्स होते हैं वो भी बाहर से ही आते हैं, चाहे वो कोई मंदिर मस्जिद या किसी भी रिलीजियस जो जगह है उसमें कोई दर्शन करने आ रहे हैं, तो या फिर वो ट्रेवलर्स हैं, इन दोनों ही अगर तरीके के कामों के लिए वो रहने के लिए आ रहे हैं और वहां से आके यहाँ कहीं किसी जगह रहते हैं, तो उस रहने की जगह को क्या कहते हैं लॉजिंग हाउस कहते हैं। और ये क्या हो सकता है? ये बिल्डिंग हो सकती है, कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग, कहने का मतलब एक हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। इसी के बाद हम मास्टर प्लान तैयार देख लेते हैं क्या होता है। मैंने मास्टर प्लान ऊपर जब हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात कर रहे थे तो वहीं थोड़ा सा समझाया था। तो क्या मास्टर प्लान क्या? कॉम्प्रिहेंसिव। मैंने आपको बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है सबके प्लान्स को कंसोलिडेट करती है, चाहे वो किसने दिया हो, चाहे जिला आपका ग्राम पंचायत ने दिया हो, या फिर उसको क्षेत्र पंचायत ब्लॉक लेवल की पंचायत ने दिया हो, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट यानी जिला पंचायत ने दिया हो। इन दोनों को जो वो कंसोलिडेट करके डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी प्लान बनाती है उसको ही मास्टर प्लान कहा जाता है। और उसमें क्या प्रपोज्ड लोकल और जनरल लेआउट्स दिए हुए थे। प्रपोज्ड या लोकल लेआउट्स दे रखे होते हैं कि भाई यहाँ घर बनेगा, यहाँ रेजिडेंशियल है, यहाँ पे आपका एजुकेशनल लैंड है ये, और यहाँ हॉस्पिटल की लैंड है, तो डिमार्केशंस कर दी जाती है उस लैंड की। और बहुत ही प्लान तरीके से डेवलपमेंट होता है। ऐसे नहीं किसी का मन किया और कहीं भी उसने हॉस्पिटल खोल दिया, कहीं भी रहने की जगह बना दी, तो ये क्या प्लान तरीका नहीं होगा। प्लानिंग करके जो है रहने की या बिजनेस करने की एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी वाइज जो है जो किया जाता है उसको हम लोग मास्टर प्लान के तहत करते हैं। और ये तरीका होता है जिससे जो प्लानिंग होती है वो एक्चुअली करी जाती है। इसमें देखिए रेजिडेंशियल सेक्शन, बिजनेस सेक्शन, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, ये सारी चीजें मैंने आपको जिससे बताया डिमार्केट करी जाती हैं कि ये अलग अलग एरिया इस चीज के लिए हमने स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ सिर्फ ये चीजें खुली हुई। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्युनिसिपैलिटी क्या है। जो ये आपका 2 का सब क्लॉज 9 है, ये कहता है कि जो ये म्युनिसिपैलिटी है वो क्या है। तो ये क्या? इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, यही क्या है, यही मेन थीम है, यही मेन सारा का सारा इसमें फोकस है। ये क्या है? जैसे ग्राम पंचायत की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे ही क्या है, ये भी एक तरीके की इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आप खुद चला रहे हैं गवर्नमेंट, खुद चला रहे हैं गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है आप अगर किसी एरिया में हैं और उसमें म्युनिसिपैलिटी है तो आप चला रहे हैं वो गवर्नमेंट, इतने करीब हैं आप गवर्नमेंट के कि आप खुद चला रहे हैं। इसी कंपैरिजन में जो होती है जब हम गवर्नमेंट की स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो इतने करीब नहीं होते, वो 1 to 1 नहीं होती है। और उसमें क्या है, उसमें सेल्फ गवर्नमेंट का एक एलिमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए गांधीयन प्रिंसिपल्स के तहत जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बताई गई वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं। और यही जो है गांधीयन प्रिंसिपल है जो हम डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखते हैं। यानी गांधी जी चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो इस तरीके से हो, और ये सबसे आइडियलिस्टिक गवर्नमेंट, सबसे अच्छी गवर्नमेंट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि आप अपने सीधे सीधे जो भी आपका म्युनिसिपैलिटी का हेड है अगर वो आपके घर के बिल्कुल बराबर में रहता है तो उसके घर पे नॉक करके आप कह सकते हो कि साहब ये देखिए शहर में म्युनिसिपैलिटी का काम होना था और अभी तक हुआ नहीं और इसको आप करवाएं। इसी के कंपैरिजन में जब आप किसी सीएम के पास जाते हैं, पीएम के पास जाना चाहते हैं और अपनी कोई समस्या लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ क्या होता है, 1 to 1 इंटरेक्शन इतनी आसानी से नहीं होता है जितना यहाँ पे हो जाता है। वहाँ लाइनों में लगे रहना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मिले ना मिले, और उसके बाद जो शिकायत की सुनवाई होती है वो इतनी जल्दी त्वरित नहीं होती है जितनी यहाँ पे हो जाती है। तो ये इस वजह से ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है। इसी तरीके से
म्युनिसिपल एरिया है। मैंने आपको जब पंचायत में हम कर रहे थे, हमने याद किया हो आपने, कुछ थोड़ा सा रिकॉल कर सकें, हमने वहां बात करी थी पंचायत एरिया की, ठीक है। किस लिए वो एरिया हमने आइडेंटिफाई किया था, ये भी आप थोड़ा रिकॉल करें, इलेक्शंस के लिए, कि किस एरिया में इलेक्शन होने हैं पंचायत के, ऐसे ही किस एरिया में इलेक्शन होने हैं म्युनिसिपैलिटी के लिए, तो उस एरिया को तय करना जरूरी है। तो वो यहाँ पे तय कर दिया गया है, और उसी को क्या, म्युनिसिपल एरिया को क्या कहा गया है, टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्युनिसिपैलिटी। कहने का मतलब जो म्युनिसिपैलिटी के अंडर आने वाला एरिया होगा, ठीक है। इसी के बाद हम देख लेते हैं दे रखा है म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल वो जो 243 क्यू में दे रखी है। अब ये 243 क्यू में एक्चुअली दे क्या रखा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब म्युनिसिपल काउंसिल क्या होती है, अगर मैं हायरार्की बताऊं आपको थोड़ी सी, तो हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं म्युनिसिपैलिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि बॉम्बे में है। जैसे क्यों ऐसे, क्यों वहां पे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही मेट्रोपॉलिटन एरिया है, बहुत विकसित हो चुका है, और उसमें बहुत क्या आपको वर्किंग जो है वो कॉर्पोरेशन की तरह करनी है, होती है। और वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आई है। तो हायरार्की में सबसे ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बाद में आपकी म्युनिसिपैलिटी, उसके बाद में आपका म्युनिसिपल एरिया। यानी कहने का मतलब आपके जो डेवलपमेंट है, आपकी जो वहाँ पे जो आपकी सिटी कितनी डेवलप्ड है, उसके बेसिस पे ये तीनों एक्ट्स जो हैं और ये तीनों इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। तो कहने का मतलब मुंबई जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं, आप गाजियाबाद देखेंगे तो गाजियाबाद क्या है, कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटी होगी वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा सा कम डेवलप्ड है बॉम्बे से। लेकिन अगर जो हम देखेंगे कोई एक गांव देहात का एरिया है, लेकिन वो क्या है एक्चुअली गांव देहात से ऊपर उठ चुका है, ठीक है, और वो क्या है नगर पंचायत को भी क्रॉस कर गया है। तो नगर पंचायत के बाद भी जब उसको ग्राम पंचायत वाला लेवल क्रॉस कर गया है, न्याय पंचायत, नगर पंचायत वाला जो है वो नगर पंचायत की जो हाँ, उसको भी वो क्रॉस कर गया है, उस सिचुएशन में क्या है, तब म्युनिसिपल काउंसिल आ जाती है। तो क्या हायरार्की में ऊपर सबसे पहले दोबारा रिवाइज करा था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बाद आपका म्युनिसिपैलिटी, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, और उसके बाद नगर पंचायत, और उसके नीचे फिर और सारी चीजें होती हैं। तो ये थोड़ी सी हल्की सी एक हाइपोथेटिकल एक मैंने हायरार्की बनाई है, एक आपके याद रखने के लिए। ये एक्चुअली भी जो है काफी हद तक मैच करती है जैसे मैंने बताया है, तो ध्यान इसी तरीके से रखिएगा, ठीक है। फिर इसी के बाद नगर पंचायत। अब नगर पंचायत क्या होती है, अब नगर पंचायत मैंने जैसे आपको बताई, ये क्या होता है, ये एक गांव और शहर के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। ना तो आप उसको गांव कह सकते हैं और ना ही आप उसको शहर कह सकते हैं, तो उसकी वहां की पंचायत को नगर पंचायत कह देते हैं, ठीक है। और सोचिए नगर पंचायत से बराबर में कोई ऐसी चीज जगह है जो ज्यादा डेवलप्ड है नगर पंचायत से, लेकिन म्युनिसिपैलिटी होने लायक नहीं है, तो वहां क्या है, म्युनिसिपल काउंसिल होगी, ठीक है। तो ये हायरार्की आपको ध्यान रखनी है। और ये 243 क्यू में, ये भी 243 क्यू में दे रखा है। एक्चुअली क्या है, 243 क्यू में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, कैंटोनमेंट दे रखा है, आपका टाउन एरिया प्लानिंग कमेटी दे रखा है, टाउन एरिया कमेटी दे रखा है। तो ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, और ये आपको दिमाग में बिल्कुल सेट रहनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रहनी चाहिए कि इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझा दिया है, और थोड़ा सा आपको 243 को पढ़ के भी समझ में आएगा। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ शायद मैं उस टाइम थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ाऊँ। नोटिफिकेशन वो चीज जो ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश करी जाती है। इसी के बाद हम देखते हैं ऑक्यूपायर कौन होता है। ऑक्यूपायर सिंपल सी बात है, जिसके पास जो ओनर हो उसको भी ऑक्यूपायर कहा जाता है। कभी कभी कहने का मतलब एक घर है, एक घर मैंने टीनेंट को दे रखा है, तो उसमें मैं भी ऑक्यूपायर हूँ क्योंकि मैं लैंडलॉर्ड हूँ। और जो कहते हैं एक्चुअल ऑक्यूपेशन जब है मेरे पास, तो मैं उसकी वजह से एक्चुअल ऑक्यूपेशन की वजह से मैं उसका ओनर कहलाता हूँ। तो क्या टीनेंट भी ऑक्यूपायर होता है, क्या टीनेंट भी ऑक्यूपायर होता है? तो देखिए, अगर जो आप पोजेसर, वो क्या है एक्चुअली पोजेसर कहलाएगा, उसके पास भी क्या होता है, उसके पास भी ऑक्यूपेशन तो होती है, ठीक है।
तो वो एक ऑक्यूपेशन जो होती है, पोजीशन उसके पास होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो बंदा टेनेंट जो होता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऑक्यूपायर की कैटेगरी में भी मान लिया जाता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल 100% आंसर ठीक चाहिए और इसके हिसाब से लिखना है, तो आप सिर्फ ओनर जो है अगर वो एक्चुअल पोजीशन में, तो भी वो ऑक्यूपायर कहलाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल ऑक्यूपेशन जरूरी है। इस एक्चुअल ऑक्यूपेशन की वजह से कई बार पोजेसर भी ऑक्यूपायर मान लिए जाते हैं। ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी देख लेते हैं कौन होते हैं। ऑफिसर्स कौन होते हैं म्युनिसिपैलिटी के? वो आदमी होते हैं जो आपने ऑफिस जो जिनके पास जो ऑफिस बियरर्स होते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो ऑफिस कोई क्रिएट किया हो या ऑलरेडी वहाँ पे वो ऑफिस हो, उसमें ऑफिस उस चीज को होल्ड करते हैं, तो उनको ऑफिसर्स कहा जाता है। सिर्फ इनको, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ जो मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपैलिटी के, उनको ऑफिसर्स नहीं माना जाता। मेंबर्स जो होते हैं उनको ऑफिसर्स नहीं माना जाता। अब यहाँ एक थोड़ा सा कंपैरिजन में करता हूँ पंचायत के साथ। तो पंचायत में क्या प्रधान और मेंबर्स होते हैं, और प्रधान भी अपने आप में क्या एक मेंबर ही होता है। तो क्या वो ऑफिसर होता है? क्या वो ऑफिसर होता है? तो देखिए एज सच कहीं ना कहीं जो म्यूनिसिपैलिटी में ये सीधे सीधे तो नहीं बता रखा कि ऑफिसर होता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उसमें वहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव कोई आदमी नहीं होता, यानी कोई गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा वहाँ पे नहीं बैठा होता, वहाँ ग्राम का सिर्फ गांव का प्रधान ही होता है। तो वो क्या है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही होता है, दोनों कैपेसिटी फिल करता है वो। एक तरीके से गवर्नमेंट का वहाँ बंदा ना होते हुए भी वो क्या है, इलेक्टेड बंदा होता है। तो उसके जब वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं होता, तो इसी को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी मान लिया जाता है। इसी कंपैरिजन में यहाँ हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक जो इलेक्टेड हेड है उसके साथ साथ एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी यहाँ पे बैठा होगा। तो वो एक्चुअली क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा वो गवर्नमेंट का बंदा होगा, ना कि इलेक्टेड आदमी। तो इसी वजह से ये जो मेंबर्स होंगे, जो आपके म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स हैं, तो वो क्या है आपको या कमेटी के मेंबर्स हैं, वो आपको ऑफिसर्स नहीं कहलाए जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी के बाद ओनर कौन होते हैं? तो जो ओनर कौन होते हैं, जिनके पास रेंट रिसीव करने का राइट होता है, ठीक है, वो ही ओनर होते हैं। ठीक है, इसी के बाद आपका, अब रेंट रिसीव करने का राइट सिंपल सी बात है, जो उसका मालिक होगा उसको तो होगा ही, लेकिन कुछ और आदमी भी होते हैं जो रेंट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेंट के बेसिस पे पूरी की पूरी डेफिनेशन बताई गई है। तो इसमें और कौन आदमी रेंट रिसीव कर सकते हैं? ट्रस्टीज भी कर सकते हैं, एजेंट्स भी कर सकते हैं, रिसीवर जो होता है कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड वो भी कर सकता है, और हु सो रिसीव्स द सेम इफ द लैंड और बिल्डिंग वर लेट आउट टू अ टेनेंट, और कोई ऐसा आदमी जो रिसीव कर सकता है। तो कहने का मतलब एक रेंट जो रिसीव कर सकता है आदमी, वही वो क्या है, वो सारे के सारे ओनर की कैटेगरी में माने जाएंगे। अब देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्या होता है, ये लोग होते हैं, जब केस फाइल किया जाता है और एक्चुअल ओनर का पता नहीं होता, लेकिन सोचिए ट्रस्टी या एजेंट का ही पता होता है, तो उसको भी हम एज एन ओनर जो है पार्टी बना सकते हैं केस में, और उसके ऊपर भी हम लोग केस फाइल कर सकते हैं, जबकि हमें एक्चुअल ओनर पता ना हो। लेकिन क्या, देखिए एक्चुअली आपको पार्टीज टू सूट जो होता है, जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और आपको पार्टी बनाना है किसी को, तो एक्चुअल ओनर का पता होना तो बहुत ज़रूरी होता है। अब किसी वजह से नहीं पता होता है तो इन लोगों को बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग रेंट रिसीव कर रहे होते हैं और अपनी जो एक्ट्स हैं उनसे ये दर्शाते हैं कि क्या है, ये ओनर है। ठीक है, इसी के बाद आप देख लेते हैं पंचायत कहाँ डिफाइन करी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है 243 के जो क्लॉज एफ है वहाँ डिफाइन कर रखी है, उसके हिसाब से पंचायत हम जानते हैं पंचायत क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे ये सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है म्यूनिसिपैलिटी, ऐसे ही पंचायत जो है ये जो है रूरल एरियाज में एक इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, और म्यूनिसिपैलिटी क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है। कहाँ? ये अर्बन एरियाज में आपकी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है।
इसी की तरीके से ऊपर हमने जैसे बिल्डिंग पढ़ा था, बिल्डिंग में मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो है बिल्डिंग को किस किस तरीके से बता रखा है कि क्या क्या चीज़ के बेसिस पे वो बिल्डिंग कहलाई जाएगी, चाहे वो किसी मटेरियल से बनी हो, कौन कौन से मटेरियल से बनी हो, चाहे वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हों तो परमानेंट या फिर परमानेंट स्ट्रक्चर्स हों तो उसमें परमानेंट स्ट्रक्चर्स वाली ही चीज़ें बिल्डिंग कहलाई जाएंगी, कंपाउंड जो होंगे वो भी बिल्डिंग कहलाई जाएंगी। तो ये सब चीज़ें बिल्डिंग कहलाई जाएंगी। लेकिन यहाँ क्या क्या रखा है, पार्ट ऑफ बिल्डिंग। पार्ट ऑफ बिल्डिंग क्या चीज़ें हैं, ये भी बिल्डिंग का हिस्सा है, जैसे वॉल, अंडरग्राउंड रूम, पैसेज, वरांडा, फिक्स्ड प्लेटफॉर्म, प्लेन स्टेयरकेस, ये सारी चीजें ऊपर बिल्डिंग में दे रखी थी। कहने का मतलब ये क्या है, ये बिल्डिंग एज सच क्या है, बिल्डिंग मान ली गई है। लेकिन क्यों मान ली गई है, क्योंकि ये क्या है, आपका कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग का हिस्सा है, इस वजह से मान ली गई है। देखिए बरांडा जो है वो बिल्डिंग तो है नहीं अपने आप में, तो जो बिल्डिंग नहीं है इस वजह से वो क्या है, लेकिन हिस्सा तो है बिल्डिंग का, तो इस वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग ही मान ली गई। तो क्या ये चीजें, स्टेयर केस हुए यानी आपके सीढ़ियां हुई, डोर स्टेप्स हुए, ये सारी चीजें भी बिल्डिंग ना होते हुए भी लेकिन क्या है, ये बिल्डिंग का हिस्सा है, और बिल्डिंग का हिस्सा है इसी वजह से क्या बिल्डिंग मान ली गई है ऊपर। पेट्रोलियम वही जो इंडियन पेट्रोलियम एक्ट 1899 में बताया गया, उसको पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम है। पॉपुलेशन का क्या मतलब, पॉपुलेशन देखिए पॉपुलेशन जो है ये रिजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये सब इसका यहाँ पे डेफिनेशन का देने का मतलब यही है कि आप जो है जो म्यूनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन दे रहे होंगे तो पॉपुलेशन के बेसिस पे देंगे, और पॉपुलेशन जो है वो कौन से साल की मानी जाएगी, जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस होगा। कहने का मतलब अगर जो 2021 में इलेक्शन होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के कहीं भी, तो उसमें 2011 सेंसस 10 साल में एक बार होता है, एक बार में उनकी जनगणना होती है, तो ये क्या है, वो वाला 2011 वाला सेंसस माना जाएगा। इसी के बाद देख लेते हैं प्रिस्क्राइब क्या। प्रिस्क्राइब जो एक्ट और रूल्स में बता रखी हूँ चीजें, वो जो है वो या क्या आपकी एक्ट में बता रखी हूँ, वही सारी चीजें जो है प्रिस्क्राइब, कहने का मतलब जो लिखी हुई है चीज वो मानी जाएगी। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी कौन होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप यही समझ लीजिए। देखिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी पंचायत में कई बार यूज किया गया है वर्ड, और प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का मतलब सीधे सीधे ये नहीं होता कि वो स्टेट गवर्नमेंट है। तो वो कौन हो सकता है, वो ऑफिसर हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, लेकिन क्या किसने अपॉइंट करी है, किसने अपॉइंट करी है ये आपको समझ में आना चाहिए। वो स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं वो अपॉइंट कर रखी है, तभी वो आपकी बॉडी जो है आपकी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मानी जाएगी। तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, ऑफिसर हो गया जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है, ऐसे ही और नोटिफिकेशन में भी मेंशन कर रखा है। इसी तरीके से कोई ऑफिसर या बॉडी कॉर्पोरेट जो कमिश्नर ने अपॉइंट कर रखी है, वो भी आपकी जो है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही जो स्टेट गवर्नमेंट या कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, इन लोगों को आपका प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी माना जाता है, जो इन दोनों स्टेट गवर्नमेंट या कमिश्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। पब्लिक प्लेस का मतलब हम समझ लेते हैं। पब्लिक प्लेस प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं होनी चाहिए, और जो यूज और एंजॉयमेंट में क्या है, म्युनिसिपैलिटी में वेस्टेड हो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो है क्या उसका हक जो है उसका एक तरीके से सॉर्ट ऑफ मालिकाना हक जो है म्युनिसिपैलिटी का हो, और वो क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, तो वो क्या पब्लिक प्लेस कहलाएगी। यहीं पे हम देख लेते हैं, पंचायत में ये कहा था, एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि यही कुछ वहाँ पे इसी तरीके से डेफिनेशन आई थी, तो वहाँ ये कहा गया था कि पैसे देने का क्राइटेरिया जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब एक पार्क में आप जाते हैं और पैसे दे के जाते हैं, तो उस पैसे देने से जरूरी नहीं है वो म्युनिसिपल वो क्या है पब्लिक प्लेस हो जाएगी, ये ऐसा पंचायत में कह रखा है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस जो यहाँ म्युनिसिपैलिटी में डिफाइन कर रखा है, ये क्या है, यहाँ पे पैसे देने का क्राइटेरिया का जिक्र नहीं किया गया है। तो वहाँ जो है पब्लिक प्लेस को थोड़ा डिफरेंटली डिफाइन किया गया है, और यहाँ थोड़ा डिफरेंटली डिफाइन किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अगर ये पूछे कि क्या पैसा देना क्राइटेरिया होता है म्युनिसिपैलिटी में, तो देखिए म्युनिसिपैलिटी में ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, तो ये क्या है, आप कह सकते हो कि जो है ये कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा सच वहाँ मेंशन नहीं किया गया। लेकिन अगर पंचायत में इस तरीके की बात पूछी जाए तो 100% आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं कि हाँ, पैसे देने का जो क्राइटेरिया है उससे कोई पब्लिक प्लेस नहीं बनती है। ऐसी बात स्पेसिफिकली जो है पंचायत में दे रखी है, पंचायत एक्ट 1947। इसी तरीके से क्या है, पब्लिक स्ट्रीट्स देख लेते हैं। पब्लिक स्ट्रीट्स क्या होती हैं,
जो डिक्लेयर कर रखी हूँ म्यूनिसिपैलिटी में कि ये पब्लिक स्ट्रीट्स हैं, वो पब्लिक स्ट्रीट्स होती हैं। जो कंसेंट से, जो भी वहाँ का ओनर होता है प्रॉपर्टी का, उसके कंसेंट से, ठीक है, अगर कोई जो रोड वोड है लेवल करी गई हो, रिपेयर करी गई हो म्यूनिसिपल या अदर पब्लिक ऑफिशियल फंड से, यानी उनके पैसों से ठीक करी गई हो, तो वो भी क्या है, पब्लिक स्ट्रीट्स ही कहलाएंगे। ठीक है, तो इसी के बाद हम देख लेते हैं रेगुलेशन। देखिए रेगुलेशन जो है, वहां हमने क्या पढ़ा था, याद हो कि हमने पंचायत में पढ़ा था कि वहां पे एक्ट होती है, पंचायत राज एक्ट है, वहां आपके रूल्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, वहां आपके बायलॉज होते हैं जो आपके जो है जिला जो पंचायत होती है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी या फिर ग्राम पंचायत होती है, वो बनाती है, लेकिन वहाँ रेगुलेशन का जिक्र नहीं था। ये एक अपने आप में नई चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। सब क्लास 20 में रेगुलेशन दे रखा है और ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के बाद रूल का क्या मतलब है, देखिए रूल भी ये पावर के बेसिस पे डिफाइन कर रखा है कि जो पावर अगर जो उनको दे रखी है रूल बनाने की और उसके तहत कुछ वो बनाते हैं, तो वो ही उस पावर के तहत बनाई हुई चीजें वही रूल कहलाएंगी। ठीक है, शेड्यूल बैंक देख लेते हैं। शेड्यूल बैंक जो होते हैं वो कौन से बैंक होते हैं, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है, जिनको ऐसा मतलब असाइन ऐसा कह रखा हो कि ये शेड्यूल बैंक है, उन्हीं को क्या शेड्यूल बैंक माना जाएगा। अब शेड्यूल बैंक यहाँ किस लिए दे रखे होंगे, तो पंचायत में वहां पे शेड्यूल बैंक का जिक्र सिर्फ एक बार आया था, अगर आप रिकॉल कर सकें, कि जब फंड्स जो हैं बोरो करने होते हैं पंचायत को, तो वो किस किस से आपका लोन ले सकती है, तो वो एक जो थे उनमें से 4-5 जो इंस्टीट्यूशंस थे वहां से ले सकते थे, और एक शेड्यूल बैंक्स था। तो यहाँ पे भी शायद कहीं ना कहीं जो है वो बोरो करने में ही इन शेड्यूल बैंक्स का जिक्र आएगा, और ये कौन से कहलाए जाएंगे, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो सारे माने गए हैं वही आपके शेड्यूल बैंक्स कहलाए जाएंगे। इसी के बाद सर्वेंट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी कौन होते हैं, एनी पर्सन इन पे एंड सर्विस। तो पे एंड सर्विस में जो भी होंगे वही आपके क्या सर्वेंट्स कहलाएंगे। तो क्या मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स क्या सर्वेंट्स होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं वो ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट तो नहीं होते पक्का, तो क्या वो सर्वेंट्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो जो है सर्वेंट्स भी नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली क्या इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं बस। आप अगर ध्यान रखें तो मेंबर्स इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं और कुछ नहीं, ना वो सर्वेंट्स होते हैं और ना ही वो क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी होता है। फिर इसी के बाद स्मॉलर अर्बन एरिया। स्मॉलर अर्बन एरिया, अर्बन एरिया देखिए, स्मॉलर अर्बन एरिया क्या, इसको स्मॉलर आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया जो डिस्टिंक्शंस हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी, उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल, तो ये क्या एरिया के ऊपर और उनके डेवलपमेंट के ऊपर जो है इस तरीके से इन लोगों का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो स्मॉलर अर्बन एरिया भी यहाँ भी क्या है, यहाँ जो है ये जो स्मॉलर अर्बन एरिया है, ये एरिया के हिसाब से कोई एक छोटा एरिया है जो स्मॉलर अर्बन एरिया है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे कि म्यूनिसिपल काउंसिल हो या नगर पंचायत हो या वो है, लेकिन ये क्या म्यूनिसिपल एरिया है, स्मॉलर है, छोटा है बस, आपको ये ध्यान रखना है। और इसकी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है, जब हम लोग इनकी हायरार्की समझ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ जो है इस वर्ड का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी, और वहाँ इस वर्ड से हम लोग समझ पाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन भी दो होते हैं, एक जो है आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है और एक आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो स्टेट के कंट्रोल में होता है और सेंट्रल वाला सेंट्रल के कंट्रोल में होता है। तो एक्चुअली ये स्टेट इलेक्शन कमीशन 243K में दे रखा है। तो यहीं पे मैं आपको एक थोड़ी सी एक्सरसाइज करिएगा खुद ही कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो आपको खुद चेक करके बताना है। ठीक, इसी के बाद स्ट्रीट्स देख लेते हैं। स्ट्रीट्स क्या मतलब है, सिंपल, जो आपके क्या है, रोड ब्रिज फुटवे, कहने का मतलब जिस पे आदमी चलते हो, सिंपल सी बात वो है। और इंक्लूड जो होती है तो इस एक ऑल्सो इंक्लूड्स ईदर साइड द ड्रेन और गटर एंड द लैंड अप टू द डिफाइंड बाउंड्री ऑफ एनी अबेटिंग प्रॉपर्टी। कहने का मतलब जो नाले के बराबर का लैंड होगा, थोड़ा सा जो उससे मिला हुआ होगा, वो भी स्ट्रीट ही कहलाएगा। अब जो उससे मिला हुआ एरिया है वो भी स्ट्रीट कहलाए, वहां भी लोग चलते हैं। इसी के बाद अगर नाले के ऊपर, ठीक है, अगर नाले के ऊपर
कोई जो है एक स्लैब रख दी गई है, स्लैब्स रख दी गई है बहुत सारी, और उसको ढक दिया गया है नाले का, क्या उसको भी आप जो है स्ट्रीट मानेंगे? और क्यों वो स्लैब रखने के बाद एक वरांडा बन गया है या एक सुपर स्ट्रक्चर बन गया है, उसके ऊपर आपने अब लोग चलने लगे, तो क्या वो भी स्ट्रीट्स कहलाएंगी? तो हाँ, इसमें ये कह रखा है, हाँ वो भी स्ट्रीट्स ही कहलाएंगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या स्ट्रीट्स में ये जो प्रोजेक्शंस, वरांडा और ये सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आते हैं? तो ऑफ कोर्स ये आते हैं, ये जो है आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये आ सकते हैं, डेफिनेशन में आते हैं स्ट्रीट की। ट्रांजिशनल एरिया का मतलब समझ में आया आ जाना चाहिए। देखिए नगर पंचायत जो होती है, जो ऊपर 243 क्यू में जो नगर पंचायत में डिफाइनेशन कर रखी है, ट्रांजिशनल एरिया जो है ये उन्हीं के लिए यूज कर रखा है। ट्रांजिशनल एरिया कहने का मतलब जो है वो ट्रांजिशन में है, कहने का मतलब ना वो क्या रूरल से क्या ट्रांजिशन में अर्बन बनने के, तो ट्रांजिशन वो रूरल से जब अर्बन बनने के ट्रांजिशन में है, प्रोसेस में है, तो और अभी तक बना नहीं है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, कुछ साल लगेंगे, तो वो क्या है ट्रांजिशनल एरिया जो होगा उसको क्या उसमें क्या इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होता है, तो वहाँ उस ट्रांजिशनल एरिया में नगर पंचायत होती है। ये यहाँ समझ जाए, दोनों का रिलेशन आपस में है, तो ये आप यहाँ समझ में आना चाहिए। इसी के बाद जो है व्हीकल का मतलब क्या होता है आपका, जो यूनाइटेड प्रोविंस मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1935 में दिया गया। अच्छा, ये व्हीकल का जिक्र यहाँ क्यों किया गया है? देखिए कहीं ना कहीं जब हम देखेंगे कि ये म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लगाती है, तो ये टैक्स जो है आपके व्हीकल्स पे लगाती है। तो हमने जब मैं पंचायत से कंपेयर करूं, जो हमने वहां देखा था, तो पंचायत में क्या है स्पेसिफिकली जो मैकेनिकली चलते हैं व्हीकल्स, उन पे टैक्स पंचायत नहीं लगा सकती, जो मशीनरी से चलते हैं, लेकिन जो आपके एनिमल से चलते हैं उन पे टैक्स लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वो एनिमल्स को हटा दिया गया है, क्योंकि वो किसके जुरिडिक्शन में आते हैं, वो पंचायत के जुरिडिक्शन में आते हैं, तो वहाँ वो टैक्स लगाएगी। लेकिन यहाँ और दूसरी चीजें डाल दी गई हैं, बाइसिकल, ट्राइसिकल, मोटर व्हीकल। तो ये जो चीजें हैं, इवन बाइसिकल, ट्राइसिकल और मोटरसाइकिल पे क्या है म्युनिसिपैलिटी जो है टैक्स लगा सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ व्हीकल की डेफिनेशन ऐसे दे रखी है कि जो है एनिमल्स को एक्सक्लूड कर रखा है, लेकिन मोटर व्हीकल्स को इंक्लूड कर रखा है। ऐसे पंचायत में एनिमल्स को इंक्लूड कर रखा है, लेकिन मोटर व्हीकल्स को एक्सक्लूड कर रखा है। इसी तरीके से जो मैंने ऊपर बताया म्युनिसिपैलिटी एरिया जो होता है वो क्या है पूरा का पूरा एक एरिया होता है जिसमें इलेक्शन किए कराए जाते हैं म्युनिसिपैलिटी के। जब उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जो आपके जिनमें से मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं, ये वार्ड्स कमेटी कहलाते हैं। तो इसी के सेम जो एक आपकी सिनोनिमस टर्म है पंचायत में, तो आप देखेंगे वहां पे क्या है, वहां पे इन टर्म्स को क्या है आपको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी नाम दे रखा है। प्रैक्टिकली वहाँ पे भी वो जो है वार्ड्स ही कहलाते हैं। प्रैक्टिकली गांव में जब आप नीचे जाएंगे तो उनको वार्ड्स कहलाते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी वहाँ क्या यूज कर रखी है, वहाँ है वो वहाँ जो है आपका जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दे रखा है, और यहाँ पे उन्हीं को क्या स्पेसिफिक वर्ड रखा है, वार्ड्स कमेटी। ठीक है, वार्ड्स होते हैं एक्चुअली, वार्ड्स में कमेटी बनती है, उस कमेटी की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा एरिया के बेसिस पे डेफिनेशन बता रहा हूँ कि इन वार्ड्स में जब कमेटी नहीं इलेक्ट होती है तो यहाँ वार्ड्स कमेटी कहलाई जाएगी 243 कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन वार्ड्स क्या होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी पूरी की पूरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके क्या है उनमें जो हिस्से डिवाइड किए गए उनको वार्ड्स कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद आपका डोमेस्टिक पर्पस मैंने ऊपर अभी समझाया था कि डोमेस्टिक वाटर क्या होता है, ये नहीं इंक्लूड करेगा। देखिए डोमेस्टिक वाटर में क्या क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो जब कोई चीज़ किसी को धोने के लिए, जानवरों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या वहाँ कोई आपका कैरेज, कोई आपका कोई सॉर्ट ऑफ व्हीकल टाइप जिसमें चीज़ें ट्रांसपोर्ट करी जाती है, कैरेजेस, उनमें उनके जो सेल परचेज के लिए रखे गए होंगे, हायर के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए रखे गए होंगे, तो ये जो है ये इंक्लूड नहीं होंगे। या जो आपका जब वो जो जो
पानी है आपका कमर्शियल बेचने के लिए यूज़ किया जाता हो, जैसे कि बिस्लरी वगैरह होती है, इनको बेचने के लिए यूज़ किया, तो ये जो है डोमेस्टिक, इनका पर्पस जो है ये डोमेस्टिक नहीं कहलाया जाएगा। तो डोमेस्टिक पर्पस पे ऑफ कोर्स यहाँ समझ में आना चाहिए इंपॉर्टेंस, क्यों ऐसा डिस्टिंक्शन यहाँ पे दे रखी है। इसलिए दे रखी है कि जब डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो जो टैक्स होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा और जो है कम होगा। लेकिन जब आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें टैक्सेशन ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें बिजनेस के लिए पानी यूज़ किया गया, ये भी क्या है आपका डोमेस्टिक पर्पस नहीं माना जाएगा। और जब गार्डन्स वार्डन्स के लिए आप यूज़ करते हो या अपने घर के लिए यूज़ कर रहे हो, फाउंटेन के लिए यूज़ कर रहे हो, तब भी वो नहीं माना जाएगा। तो इन सब पे क्या है थोड़ा सा जो टैक्सेशन है वो जो है कहीं ना कहीं थोड़ा हायर रेट्स पे होगा। ठीक है, वाटर रेट्स जो डोमेस्टिक वाटर जो इस्तेमाल के लिए हो उस पर रेट कहीं ना कहीं टैक्सेशन का कम हो। वाटर वर्क्स इंक्लूड करते हैं क्या, लेक स्ट्रीम्स, सिस्टम्स, आपके सिस्टम्स, स्प्रिंग्स, पंप्स, वेल्स, रिजर्वॉयर्स। कहने का मतलब यही है कि पानी कहाँ से आपको यूज करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, और उनमें यूज होने वाली मशीनरी। देखिए समरसीबल होता है, समरसीबल क्या होता है जिससे पानी खींचा जाता है। तो ये इस तरीके के, चाहे ये नेचुरल रिसोर्सेज हो पानी निकालने के जमीन में से, और चाहे वो आर्टिफिशियल हो मशीनरी से बने हुए, वो क्या है सारे के सारे वाटर वर्क्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो जब पावर है अथॉरिटी के पास, ये जो 27 है सब क्लॉज 27 जो आखिरी क्लॉज है, जब इसकी क्या बात है ये भी समझ लेते हैं कि ये जो है कोई पावर दे रखी है अथॉरिटी को कि भाई ये काम आपको कराना है, तो और डिस्क्रिशन में आप किसी से भी करा सकते हैं। तो उस सिचुएशन में जो है वो जितने सारे काम है उनमें से एक काम उस आदमी को दे सकती है किसी आदमी को, या वो सारे के सारे दोनों दो काम है तो दोनों के दोनों काम दे सकती है, या वो दे सकती है ऑप्शन कि भाई दोनों में से जो इच्छा हो आपकी वो करें। तो ये अपने डिस्क्रिप्शन में इस तरीके की पावर जो है ये अथॉरिटी इस्तेमाल कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्चुअली जो म्यूनिसिपैलिटी की डे टू डे वर्किंग होता है उसमें ज़रूरी होती है, लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं। तो यहाँ हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 जो था, जो प्रिलिमिनरी था, जो डेफिनेशन से और टाइटल से संबंध रखता था, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।